हेलो डियर अर्कलिंग्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग फाइन। भाई वर्कआउट थोड़ा सा करो। बॉडी अगर बोलते हैं ना, एकदम ना खेल रहे हो ना स्कूल बैग लेके ना जा रहे हो तो कंधे पे भी प्रेशर नहीं आ रहा है, ना ज़्यादा चल रहे हो तो बॉडी जो है ना कुछ दिन बाद तुम्हारा मसल वो बुड्ढे जैसा थुलथुला हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो? प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ये ट्रू फैक्ट है। बाकी अच्छी जो कोट्स और मोटिवेशन अगर ऐसे कुछ चाहिए देन चेकआउट ऑन वाइब्रेंट ऐप, क्योंकि उसमें 2 टाइम एटलीस्ट हम लोग ट्राई करते हैं, एट मॉर्निंग एट नाइट, कि हम लोग कोई एक कोट जो बड़े बड़े फिलोसोफर जीनियस वो कोट हम लोग या उसका सोच हम लोग ज़रूर देने का कोशिश करते हैं। बिकॉज वर्ड्स कट डीपर। मैं कुछ एक्शन कर दूंगा, मैं तुमको धक्का दे दूंगा, यू विल नॉट फील बैड, बट एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उस वर्ड को अगर हम लोग डीपली समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं हमारा अंदर तक माइंड को चेंज करने में इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब तक हम लोग सेल्फ रियलाइज कोई चीज़ नहीं करते ना, तो कितना भी हम लोग को समझाया जाए या हम लोग कुछ भी सुने, इट डज नॉट मैटर। ओके, ये सब छोड़ के आज का जो टॉपिक होगा ना, बहुत शॉर्ट टॉपिक होगा सच्ची में क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि माइक्रो नैनो लेक्चर, बट कोई टॉपिक ही रहता है कि अंडरस्टैंडिंग को शॉर्टकट तो नहीं कर सकता हूँ, मगर हाँ टॉपिक मैं एक ही ले रहा हूँ और एक ही को जितना अच्छे से हो सके वो समझा रहा हूँ। तो उसके लिए रिंग, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जब रहता है तो उनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, कौन कौन कैंसिल आउट होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। जीरो कहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। रॉड में भी हम लोग ने समझा था कि रॉड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आता है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड में कैसे होता है। इधर भी रिंग के अगर मैं थोड़ी डिस्टेंस में अलोंग द सेंटर ऑफ द एक्सिस, रिंग का जो सेंटर ऑफ द एक्सिस के कोई भी एक डिस्टेंस में मैं रखूँ तो कितना होगा, उसका हम लोग को डेरिवेशन मिला था। वो कितना आया था कि हम लोग का ई के क्यू, ये अगर मैं डिस्टेंस x पकड़ लेता हूँ देन r² + x² 3/2, दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ। तो इसमें कुछ इनएविटेबल बोलते हैं ना कि छोटे क्वेश्चन रह जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चन, मतलब क्या है, इस चैप्टर का ऐसा एक क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन रहता है जो आते ही है। अब वो छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड में आते हैं या जर्नल में आता है, क्योंकि अम्मी जान कहती थी कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें भी हम लोग को ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कभी वही रहता है, मगर क्योंकि माइंडसेट रहता है ना कि जॉइंट है या गेट है। गेट एग्जाम में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे हैं ना, एकदम मामूली सा क्वेश्चन जो हम लोग करवाए गए हैं, हम लोग ने सुना भी है, किया भी है, बट उधर हम लोग को लगता है कि नहीं ये तो क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो बस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस उधर चेक किया था कि ब्रेन कितना लॉजिकली चीज़ को सोचा जाता है। ऐसा नहीं कि तुमको ब्लैक होल का थ्योरी उधर डिराइव करना पड़ेगा या चंद्रशेखर लिमिट उधर समझाना पड़ेगा, रामानुजन का सीक्वेंस तुमको समझाना, ऐसा कुछ बात नहीं रहता है। जो समझते हो अगर उसको पॉइंट टू पॉइंट और एकदम अच्छे से क्लियरली अगर समझ पाते हो ना, देन एवरीथिंग विल बी इजी। तो रिंग का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने वीडियो लॉन्ग हो रहा था तो छोड़ दिया था जानबूझकर। उसका एक ग्राफ है और उसका एक डेरिवेशन, तो वो हम लोग कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि एट विच पॉइंट along the center of the axis of a ring the electric field will be maximum। सेंटर ऑफ एक्सिस, रिंग के सेंटर ऑफ एक्सिस है, ये मेरा रिंग है, ये मेरा रिंग है, और इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से कोई मैं अगर पास करवा रहा हूँ इस लाइन के ऊपर, कौन से पॉइंट पे, कितना दूरी पे मैं अगर ऑब्जर्व करूँ तो ई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग ने ये जाना था कि सेंटर पे अगर रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। अगर मैं इनफाइनाइट पे रखता हूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0, है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? अब तुम बोलोगे सर बीच में, ऐसा नहीं है। जितना दूर जाएंगे हम लोग को पता था रिंग का आकार छोटा से छोटा होता जाएगा, ऐसे रेडियस के हिसाब से वो और छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। तो उसको परफेक्टली पाने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे शॉर्ट। देखो कि कोई इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्स का ही तो वो वैल्यू चाहिए जिसके वजह से ई ज़्यादा सबसे हाईएस्ट होगा। और अगर मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग को है
अगर जो लोग मैथ्स लेके नहीं पढ़े हो, तो अगर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पहले भी किए हैं तो एक चीज़ याद आएगा कि dy/dx = 0 एक ऐसा काम करते थे। इसमें क्या होता था कि जो चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते थे वो हमारा y होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में मतलब जिसके रेस्पेक्ट में वो हाईएस्ट होगा। अब ये x के रेस्पेक्ट में हाईएस्ट होना चाहिए, यानी x का एक ऐसा पोजीशन होगा जिसकी वजह से e का वैल्यू हाईएस्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा हो गया y एक्चुअली, है ना, और ये तो मेरा x है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। मगर देखो ये y कोई एक नहीं है, इसमें ऊपर भी चीज़ है नीचे भी चीज़ है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जब ऐसे फॉर्म में रहता है तो ये क्या हो जाता है, u/v फॉर्म में पकड़ा जाता है, ऊपर वाला पोर्शन u, नीचे वाला पोर्शन v। और जब भी du/v, जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आता है कि जिसमें u/v के फॉर्म में हो और हम लोग d/dx कर रहे हैं, तो तब उसका जो फॉर्मुलेशन आता है वो ऐसे आता है कि v², ठीक है, ऊपर जो रहता है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन होता है du/dx, क्योंकि ये डिवाइडेड में है तो -u/dv/dx। अब देखो माइनस डिवाइड कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं तो हम लोग का माइनस रहता ही है, चाहे पावर हो कुछ भी हो। तो ये क्योंकि डिवाइडेड में है उसके पीछे और लॉजिक है, ऐसे इतना सिंपल लॉजिक नहीं है कि क्यों ऐसे आता है, बट स्टिल एक बड़ा लॉजिक ये है कि ये डिवीजन में रहता है माइनस, उसके लिए हम लोग याद रखने के लिए कर सकते हैं और इसको बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार नीचे वाले को लेके ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, एक बार ऊपर वाले को लेके नीचे वाले को डिफरेंशिएशन, v², ये बस यही फॉर्मूला। तो इसमें u और v कंपेयर करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट, ये हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे, क्योंकि ये रेडियस है, ये चेंज नहीं हो रहा, चार्ज का अमाउंट और k। नाउ अब हम लोग को e मिल गया है तो हम लोग करते हैं कि de/dx और हम लोग फॉर्मूला लगाना चालू करें। सबसे पहले r² + x² 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ का मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसके बाहर यानी उसके ब्रैकेट के बाहर पावर है, और वो ब्रैकेट के बाहर अगर पावर रहता है तो जब अंदर आता है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये छोटू वाला 2 से ऊपर वाला 2 कट हो जाएगा, तो ये क्यूब रहेगा। अच्छा फिर v कौन है, ये मेरा v है, तो r² + x² / 3/2। अच्छा du, ये तो कांस्टेंट है, du/dx कितना होगा, ये तो x है, तो उसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होने वाला है, उसके बाद साइन माइनस। अच्छा v कौन है, u कौन है, x। अब देखो डिफरेंशिएट इसका थोड़ा बड़ा होने वाला है, पहले तो इसको एक टर्म मान के इसके ऊपर जो पावर है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है 3/2, आगे आ गया, इसको मैं मिटा दूँ, इसको याद रखो तो हो जाए, इसको लिख देता हूँ। जब ऐसा स्थिति होगा, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन। तो 3/2 आगे आया तो क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस भी होना रहता है, तो इसका एक पावर जब माइनस हो जाएगा तो सोचो 3/2 - 1 कितना होता है, हाफ, r² + x² का पावर हो गया हाफ। अच्छा अब तो ये इसका इसके अंदर भी है, x तो इसके अंदर भी है, ये तो कांस्टेंट, इसको मैं जाने देता हूँ, ये भी तो है ना x, तो इसका डिफरेंशिएशन वापस हम लोग को अलग से करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ×2x। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं है। अब देखो भाई मल्टीप्लाई करके इसको छोटा करते हैं, -x × x क्या हो जाएगा, और ये 3/2 है, ये 2 से 2 कट गया, तो 3x² r² + x² के ऊपर क्या आ गया, हाफ आ गया, एंड वी गेट r² + x² का पावर हो गया क्यूब। अब इससे इसका पावर कितना है, 3/2, तो देखो दोनों में पावर हाफ है, यानी रूट का कॉन्सेप्ट दोनों में है, तो दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ वाला पोर्शन को r² + x² का पावर में हाफ निकाल लिया, हो गया। तो देखो अंदर क्या पड़ा रहेगा, r² + x² का पावर कितना रहेगा, सोचो मैं 3/2 से हाफ ले रहा हूँ, यानी ये जब अंदर जाएगा
तो इसके पावर के साथ ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। दो टर्म जब मल्टीप्लाई होता है तो उनका ऊपर का पावर प्लस होता है कि नहीं? तो हाफ के साथ कितना प्लस होगा? तो 3/2 होगा, 1। अभी हम लोग ने देखा था 3/2 से 1 माइनस करता हूँ तो हाफ आता है, तो ऑब्वियसली बात है हाफ के साथ 1 प्लस करूंगा तो 3/2 आएगा। तो मैं बाहर निकाल लिया उसको, ये 1 रह गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये तो मैं पूरा अच्छा चीज बाहर निकाल चुका हूँ, तो -3x² ब्रैकेट खत्म, नीचे क्या है r² + x² डिवाइड बाई, इतना देर तक इसका वैल्यू हम लोग को 0 लाना था। तो अब अभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज को उधर भेज दो, ये हो गया 0, तो इसका कोई काम ही नहीं रहा। तो अब आंसर क्या आ रहा है कि r² + x², उसका पावर क्या है? हाफ मतलब रूट ही होता है, और अंदर क्या है? रोटी नहीं, रूट ही होता है, ऐसा बोला। और अंदर क्या रह रहा है? r² + x² - 3x², यानी क्या हो जाएगा? -2x² = 0। इसका मतलब ये हुआ, या तो ये टर्म 0 होगा, मल्टीप्लाई ये हो रहा है, या तो ये टर्म 0 होगा, या तो ये टर्म 0 होगा, तभी आंसर 0 हो रहा है। अच्छा, ये टर्म 0 हो सकता है कि नहीं? पहले देखते हैं कि when r² + x² रूट में जब 0 होगा, कैसे? अब देखो, दो चीज जब प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर माइनस होता तो सेम वैल्यू माइनस होता, 0 हो जाता, मगर दोनों जब ऐड हो रहा है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा और उसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी 0 हो पाएंगे। 0 + 0 कैन ओनली बी 0, अदरवाइज कोई चॉइस है क्या? माइनस होता तो 5 - 5 भी 0 हो सकता है। तो दैट्स द रीजन कि ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर रेडियस 0 हो जाता है तो सोचो रिंग रहा क्या? रेडियस कैसे 0 होगा भाई? वो तो पॉइंट हो जाएगा, तो फिर रिंग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ही 0 होगा। दैट मीन्स r², ये क्या इसका चैप्टर, r² - 2x² = 0। एंड देन क्या करना, हम लोग को चाहिए x ना, हम लोग को चाहिए x, तो x = उधर गया r/2, r² रूट। सोचो -2x² उधर गया, 2x², 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, स्क्वायर का रूट इधर आ गया, बराबर सब कुछ। रूट को हटाओगे तो कितना आएगा? प्लस और माइनस r/√2। ओह, रेडियस का √2 डिस्टेंस में हमारा मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है, प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी। यानी दाएं और बाएं, हम लोग भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ नहीं, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो इधर से भी जाओ, पीछे से भी जाओ, या आगे से जाओ, सेंटर का दायां जाओ या बायां जाओ, तुमको r डिवाइडेड बाई, मतलब रेडियस जितना भी होगा उसको √2 से डिवाइड करके जितना डिस्टेंस मिलने वाला है, उस पोजीशन में हमको मिल जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक 0 ये डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, कोई क्वेश्चन कि कौन सा पॉइंट रहता है, r/√3, r/2√2, r√2, ऐसे कुछ भी दे देता है, तो हम लोग को सिलेक्ट करना रहेगा दीज आंसर। ठीक है, हो गया। जार्विस को बोल दो बोर्ड को मिटाने के लिए, जार्विस प्लीज रन द बोर्ड। अब इस ग्राफ में देखो, ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ का जो राइट साइड जा रहा है, हम लोग को पता है कि जब भी कोई चीज़ राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा राइट डायरेक्शन है, तो जब भी देखो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं। और हम लोग पहले भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ग्राफ एनालिसिस किए थे, एक लेक्चर था हम लोग का पीछे, हम लोग अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ्स करके, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने ग्राफ एनालाइज किया था और ये पता चला कि अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। मगर इस ग्राफ में हम लोग को क्या दिख रहा है, ऊपर का क्या चीज़ है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं, और नीचे का जो वाई एक्सिस है, नीचे वाई एक्सिस को हम लोग नेगेटिव से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो राइट डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रिंग है, तो उसका राइट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा क्योंकि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मगर कितना तक जाएगा, ये ऊपर जाते 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 देखो r/√2 पोजीशन तक बढ़ेगा,
उतना तक बढ़ा, उसका हाईएस्ट पीक है। अब उस पीक के बाद मैक्सिमा था, वो लाइन मैक्सिमा है, और उसके बाद क्या हो गया, उसका ढलान नीचे गिरने लगा और चलता गया जीरो तक, तब जीरो में मिलेगा नहीं मगर इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तभी जाके जीरो हो पाएगा। ठीक, और इस साइड में देखो, अगर लेफ्ट साइड में तो हम लोग देखते हैं, अगर इस साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, मगर ग्राफ में नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव समझाने के लिए हमारा ग्राफ का प्लॉट ये ओरिजिन को क्रॉस करके नीचे के डायरेक्शन में चला जाएगा, और क्या होगा, बढ़ता रहेगा, जाएगा, बढ़ेगा अप टू द -r/√2 पॉइंट तक, और उसके बाद वो वापस जीरो के तरफ मिलने का कोशिश करेगा। सो दैट वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। मैं आज ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि आज सिर्फ इसी रिंग का रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन होगा, उसको ट्राई करो क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अगर थोड़ा बहुत ऐसे अटपटा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो एकदम से अलग टॉपिक रहेगा। वो क्या होगा, 2D शेप। अब बहुत ज़्यादा अलग नहीं, कॉन्सेप्ट वही होगा। इसमें हम लोग लाइन के बेसिस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो DQ को हटाने के लिए हम लोग लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग ने क्यों लिया, उसका सिर्फ लाइन के रेस्पेक्ट में उसका डेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे थे। अब मेरे को एरिया फाइंड आउट करके उसका डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम पूरा फाइंड आउट करके एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज है ना, एक यूनिट छोटे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट में मेरे को उसका डेंसिटी फाइंड आउट करके उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। बहुत सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डालूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप बी सेफ। जय हिंद।